Assalamualaikum. Good morning everyone. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. Abdullah, welcome. थैंक यू। क्या हाल है? भाई मेरा हाल तो ठीक है, लेकिन कराची का हाल कुछ अच्छा नहीं रहा और लाहौर में सुनते हुए हमें और ज्यादा डर लग रहा था कि कराची वापस आएंगे तो चले इंशाल्लाह लैंड तो कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद घर तक पहुंचने का जो सफर है वो कैसे मुकम्मल होगा। आपने जहाज में भी ट्रैवल किया और फिर कश्ती में भी ट्रैवल किया घर तक पहुंचने के लिए, या ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। थैंकफुली मैंने जियो को कहा था कि हमें जरा कोई कन्वेंस भेज दें तो उन्होंने भेज दी थी, अदरवाइज वाकई मुश्किल हो जाता। क्योंकि गाड़ियां शाड़ियां जो है वो इस तरह से नहीं चल पा रही हैं और ताज़ा तरीन ये है कि एक मरतबा फिर से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि जब मैं निकल रहा था तो ऑलरेडी बारिश हो रही थी और बीच रास्ते में कहीं बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और फिर यहाँ आकर थोड़ा हल्की हो गई है। उसकी क्या इंटेंसिटी है वो हर जगह मुख्तलिफ है, बट ओवरऑल बारिश हो रही है एज वी स्पीक। अच्छा, एक बात जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा, शहर के मुतअद्दिद इलाकों, नशेबी इलाकों में अभी तक बदस्तूर पानी मौजूद है, लेकिन शहर की जो मेन आर्टरीज हैं, जो मेन शाहराएं हैं, कल दोपहर से जब मैंने ट्रैवल किया शहर से गुजर के ज़ाहिर है फिर अपने घर आया तो वो क्लियर थी। एज सच मुझे पानी के आसार वहां पर नहीं नजर आए। दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। कल हमने इस पे काफी लंबा, अब्दुल्ला आप नहीं थे लेकिन इस पे बात की थी, मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ थे। बहुत से लोगों का यही कहना था कि मेन रोड्स वगैरह काफी ठीक हो गई हैं और पानी भी वहां से निकल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज बीच में जो वो आर्टरीज हैं, जो छोटी छोटी लेन्स वगैरह, वो जब बहुत ज्यादा भर जाती हैं तो प्रॉब्लम्स तो टू बी ऑनेस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन पहले इतनी सिफर हो चुकी है कि आई वाज एक्सपेक्टिंग वर्स देन दिस। नो नो, it's been bad, unprecedented amount of बारिश, but somehow टैकल भी होगी। anyway जी, somehow की बात नहीं, actually we are going to find out कि किस तरह ये सब टैकल हो रहा है और अभी बारिशों का सिलसिला तो आपको पता है जारी है, so we'll be talking to a lot of people। लाहौर में भी when I was coming to from लाहौर to कराची तो शदीद बारिश हो रही थी, तो पूरे मुल्क में ही ऑलमोस्ट ये सिलसिला है, लेकिन कराची जैसा हाल तो आपको पता है पूरे मुल्क में कहीं नहीं होता है। हम शुरू करते हैं, हमारे पास बहुत से मेहमान भी हैं, बहुत सी बातें भी हैं, शुरू करें। अच्छा, रन मशीन की जब हम बात करेंगे ना तो ऑब्वियसली इनको हम ट्रिब्यूट देंगे, लेकिन रन के साथ ना एक और बड़ा लफ्ज़ फिट आता है। आप खौफज़दा हो गए थे ना जब आपने देखा कि रन मशीन तो वो भी मीम से ही शुरू होता है, इसलिए जरा मैं खौफज़दा हो गया था। Too early in the morning for these kind of jokes। तो हम जरा अगले घंटे में स्टार्ट होंगे, हम सारों को समझ आ गई आप क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कुछ और दिखाना है जी? अब ये जरा सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है, इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा ये स्पॉट किया गया है। कराची में एक शख्स ने घर में एक जिराफ यानी ज़राफ़ा रखा हुआ है और मुझे जरा देखने का बड़ा शौक था क्योंकि मेरे बेटे को जिराफा बहुत अच्छा, जिराफा नहीं होता, ज़राफ़ा होता है और सिर्फ जिराफ होता है, तो मिक्स होके जिराफा बन गया, लेकिन हम सिर्फ ज़राफ़ा की बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है, ये सोशल मीडिया पे जब तस्वीरें आई तो बिल्कुल वायरल ही हो गया, बिकॉज ऑल्दो वी डू नो कि ये वाइल्ड एनिमल्स ही ऑब्वियसली कहलाते हैं। लोग जो बहुत शौकीन लोग होते हैं वो अपने घरों में भी रखते हैं। इनको रखना कोई सस्ता नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है इनको घर में रखना, और ऑफ कोर्स आपको उसके अलावा लाइसेंस चाहिए होता है सिंध वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से इफ यू आर इन सिंध। तो अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हमने विजिट किया और हमने जिन घर के मालिक हैं उन्हें अच्छा ये सब कुछ हो गया तो बताएं स्टोरी क्या है? जो घर के मालिक हैं उन्हें हिदायत की है कि ये यहाँ से मुंतकिल कर दें, ये हिदायत की गई थी उन्हें। सिंध वाइल्ड लाइफ का ये कहना है कि ज़राफ़ा रखने का कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया, मालिक को ज़राफ़ा फिर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की जाएगी, यानी कि इट इज़ इल्लीगल दैट दे हैव केप्ट अ जिराफ इन द हाउस। और बट लुक एट द पिक्चर, फॉरगेट एवरीथिंग। अभी हम आ जाएंगे कि अच्छी बात की है या बुरी बात की है। हाउ क्यूट इज इट कि वो पूरा उसका सर निकला हुआ है, दूसरी मंजिल तक घर के पहुंचा हुआ है। क्यूट सा लगता है, खिड़कियों में भी देखता होगा। जिराफ इज एक्चुअली इट इज अ वेरी फ्रेंडली एनिमल, और इससे पहले वैसे किसी के पास ये नॉवल आइडिया भी नहीं था कि घर में ज़राफ़ा ही पाल ले, इसलिए इस सिलसिले में अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन जाहिर है इट बिलोंग्स टू द वुड्स और इसको अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहना चाहिए, नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। बाय द वे यहाँ एक ज़राफ़ा नहीं है, इस घर में 2 हैं, तो देयर इज अ पेयर ऑफ जिराफ्स, बट जिनके हैं उनको जब ये वार्निंग दी गई कि आप इस तरह रेजिडेंशियल एरिया में नहीं रख सकते तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि हम इसको अपने फार्म हाउस पे भेज देते हैं। लेकिन ये तस्वीर जब वापस जब सोशल मीडिया पे आई तो बड़ा क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट था कि और क्या क्या लोगों के घरों में होता है, कि क्या क्या चीज़ें रखते हैं। अच्छा, वैसे आपकी नॉलेज में क्या है? आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें जरूर लिख के बताइएगा। शेर वेर जरा कॉमन हो गए अब माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों के पास है। कह रहे हैं कॉमन हो गए, जैसे घर में आपने 4 पाले हो। नहीं, हमारे घर में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि लोग काफी शौक से रखते हैं शेर, जो कि नहीं रखने चाहिए और उन्हें भी डी क्लॉ करा देते हैं। आपको पता है, तो वो एक और जुल्म है जानवर के साथ कि आप उसका हथियार
बार उसके पंजे ही उससे छीन लें। अच्छा चलें, ये तो हम वैसे ही आपका मूड ज़रा अच्छा सा करने के लिए हमने ये आपको तस्वीर भी दिखाई है, लेकिन अब हम ज़रा बारिशों की बात कर ही लेते हैं। ज़राफ़े का मूड जो है वो बहुत अच्छा होता होगा इस घर में कि नहीं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ उसको अपने जैसा कोई नजर नहीं आता होगा। एनीवे अब्दुल्ला, हम क्या 2 घंटे ज़राफ़े पे नहीं, हम ज़रा मौसम की सूरत हाल, इनफैक्ट मौसम की नहीं, हम बारिश के बाद की तबाही और उसके बाद जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आप तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, आपको बताएं कि कराची बारिशों को संभाल नहीं सकता, क्लियरली एविडेंट, और अब तो ये साबित हो चुका है। और इसका जिम्मेदार कौन है? सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, लेकिन असल चैलेंज तो मसले को हल करना है। हम हमेशा यही कहते हैं, शहर की कोई सड़क गली ऐसी नहीं जहां बारिश का पानी खड़ा ना हुआ हो। कई मकामात पर सड़कें बह गई, बड़े बड़े जो थे वो गड़े पड़ गए हैं, और एक्चुअली उनकी वजह से भी बहुत से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत का कहना है कि लाड़काना को कराची बनाना था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कराची को ही लाड़काना बना दिया। जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लड़काना को कराची बनाते, इन्होंने कराची को लड़काना बना दिया है। ऐसी और भी जगह है कराची के अंदर, पूरे सिंध में, बदीन में भी यही हाल है, हैदराबाद में भी यही हाल है। ये टाइम आ गया है एक्शन का। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाअहली है। इन्होंने 12 साल इस सूबे में बैठकर किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं बनाया। कराची की मौजूदा हालत इज़हार पर पीपल्स पार्टी भी मुख्तलिफ वजाहतें दे रही है। कराची में तो 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। हैदराबाद में भी काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन शहर के काफ़ी इलाके साफ हैं। अभी भी कुछ नशेबी इलाकों में पानी है। एक बहुत बड़ा मसला हमारी पंपिंग स्टेशंस का, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से पूरी फुल एफिशिएंसी पे काम ना करना है। एस्को से और फेडरल गवर्नमेंट से बातचीत की है कि नॉन स्टॉप बिजली की फराहमी होती रहे, ख़ास तौर पे पंपिंग स्टेशंस पे। कराची से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का हाल ये है कि 4 साल में रहने वाले वसीम अख्तर की सियासी वाबस्तगी तक से वाकिफ नहीं। Shouldn't the anchor have corrected her कि ऐसा नहीं है? He was surprised, I'm sure कि उन्होंने भी कहा कि ये अपना जितना मजाक बना रही हैं ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर अगले को हो सकता है कभी कभार आप बेतहानी में बहुत सी चीजें कह देते हैं। This was not बेतहानी, this was a clear cut explanation on her part, and चले मेरा मूड अच्छा हो गया एक्चुअली ये देख के। मैंने इसीलिए आपको शुरू में जिराफ दिखा दिया था, इसके अलावा कोई और अच्छे मूड की बात नहीं है अभी। अच्छा बताएं। बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं। वफाक और सूबे की राबता कमेटी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। शहरी जाएं तो किधर जाएं, ये बड़ा अहम सवाल है। अभी जरा हम सबसे पहले तो ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, बिकॉज इट्स स्टिल अगेन रेनिंग। It's raining everywhere, almost everywhere again in कराची, और लगता ये है कि पूरा दिन ही बारिश होगी। लेकिन कमर अली मस्तोई अभी हमारे साथ है। कमर किधर है, बताएं क्या हो रहा है, ओवर टू यू। जी, कायदाबाद के अतराफ़ के इलाकों में सूरताल इस वक्त भी ख़राब है। सुखन नदी का बंद टूटने से जो इलाके ज़ेरे आब आए थे, ताहाल सुखन नदी से इन इलाकों में पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। हमारे कैमरामैन से नासिर अली आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि पानी का रेला जो गुजर रहा है, गुज़श्ता रोज़ से इसकी शिद्दत कम है, लेकिन अभी भी इस बहाव में, इस बहाव को पार करने के लिए लोगों को जो है बग़ैर किसी सहारे के पार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर जो है वो ये लकड़ी के डंडे लगाए हैं, जिन्हें पकड़ कर वो जो है यहाँ से गुज़रते हैं। लोगों का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज़ से अभी तक जो है उनकी मदद जो है वो नहीं की जा रही, जिसके बायस वो यहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ के मकीनों का कहना है कि जो भी यहाँ पर आता है यहाँ से फ़ोटो सेशन करने के बाद यहाँ से चला जाता है। मुतअद्दिद जो इलाका मकीन हैं वो यहाँ से जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं। कुछ जो हैं जिनके पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, कहीं और वो महफूज मुकाम पर नहीं जा सकते, वो अपने घरों में रह रहे हैं, अपने घरों की छतों पर रह रहे हैं। सुखन नदी से पानी का जो बंद टूटने से जो पानी बह रहा था, इस इलाके में आ रहा था, वो अभी भी उसके आने का सिलसिला जारी है, उसे नहीं रोका गया, जिसके बायस जो है इस इलाके के मकीन जो हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर यार मोहम्मद गोट का इलाका शामिल है, यहाँ पर मदीना टाउन का इलाका शामिल है, शफ़ी मोहम्मद गोट का इलाका शामिल है। इसके अलावा मुतअद्दिद यहाँ पर इसी तरह की आबादियाँ हैं, सैकड़ों घर हैं जो कि इस सुखन नदी के पानी की वजह से मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों का ये
ये कहना है कि उनकी जो कीमती अशिया हैं वो जो है पानी में बह गई हैं, वो ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें थे वो नहीं निकाल सके। लेकिन उनका कहना है कि इन तमाम हालात के बावजूद अभी तक उनकी मदद के लिए आगे कोई भी नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया। कमर अली मस्तोई हमें बता रहे थे अभी भी बहुत से इलाके पर्टिकुलरली नशेबी इलाके और जिन इलाकों के करीब बरसाती नाले बहते हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है और अगेन बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो वो जो उम्मीद जागती है कि हाँ अब ज़रा पानी उतर जाएगा, सूरत हाल कुछ बेहतर होना शुरू होगी, वो वहीं टूट जाती है क्योंकि जब आसमान से दोबारा बादल बरसना शुरू हो जाते हैं तो फिर ऐसे में तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ, तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन वो भी फिर होल्ड हो जाता है एक्चुअली। और जितना आपने काम किया होता है वो दोबारा से फिर उस चीज़ से उस पर लिटरली टर्म्स में पानी फिर जाता है। ये कुछ विजुअल्स हैं हम आपको दिखा रहे हैं, दीज आर रीसेंट विजुअल्स। और देखें आपको किस तरह लोगों को, अच्छा अब्दुल्ला एक बहुत अच्छी बात हुई है कि किस तरह शहरी जो हैं सिटीजन्स ऑफ कराची किस तरह बाहर निकले हैं मदद के लिए। अगर आप हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि शहरी जो हैं एक दूसरे की मदद के लिए बाहर निकल आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर्टिकुलरली रेंजर्स और दीगर इदारे जो हैं उन्होंने भी बहुत रेस्क्यू के कामों में मदद की है, लेकिन ये यहाँ पर रहने बसने वाले इंसानों का बुनियादी हक है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी इतने बुरे हालात है, इस पे शहरी मदद, भाई शहरियों को मदद को आने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा होना ही नहीं चाहिए था एट द फर्स्ट प्लेस। और कभी कभार आई एम सॉरी ये भी फीलिंग होती है कि चूंकि माशाल्लाह हमारे जो सिटीजन्स हैं वो इतने कॉन्शियस हैं कि वो फौरन मदद को पहुंचते हैं, तो इदारे कभी कभार बैक फुट ले लेते हैं कि जी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, जो भी डिस्प्लेस्ड है कोई ना कोई आ ही जाएगा उनके रेस्क्यू कोई के लिए। इंसान के एक मिडिल क्लास आदमी या इवन अपर मिडिल क्लास आदमी सारी उम्र मेहनत करके जमा पूंजी करके कोई लोन लेके बैंक से कर्जा लेके गाड़ी खरीदता है, उसके बाद उसकी गाड़ी पूरी छत तक पानी में भर जाए, हाँ, उसके बाद उसकी गाड़ी का वो हाल हो जाए जो हमने अभी कुछ लम्हों पहले आपको मनाजिर दिखाए, आप क्या करेंगे? लोगों का जाहिर है कि इतना ज्यादा नुकसान ज़हनी तो हो ही रहा है, लेकिन ज़हनी अज़ियत तो है, लेकिन माली नुकसान कितना हुआ है? लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। बेशक, बल्कि उसका तो अभी पूरा एक एस्टिमेट लगाया जाएगा। अब्दुल्ला साथ साथ ये भी बता दें अपने व्यूअर्स के लिए कि ये जो हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं दे आर फ्रॉम द पास्ट 2 डेज। तो बहुत से इलाकों में बेहतरी भी आ चुकी है, लेकिन राइट नाउ एज वी स्पीक इनफैक्ट हमें स्टूडियो में भी थंडर की आवाज आ रही है। सो देयर इज इट्स रेनिंग और हम ये सोच रहे थे कि हम वापसी पे जाएंगे। अब ये हर वक्त ये टेंशन लगा के हर इंसान को ये टेंशन लगा के कि भाई वो दुकान पे पहुंच गया या फैक्ट्री पहुंच गया या दफ्तर पहुंच गया तो वो वापस कैसे जाएगा? अगर बारिश नहीं हो रही थी आते हुए तो क्या बनेगा? कैसे, और जब पहुंच गए तो वापस कैसे आएंगे? ये बड़ी रियल इस वक्त एक वरी है कराची के शहरियों की। अच्छा, अब शहर के हमने ये भी साथ साथ बात की है कि जो मेन आर्टरीज हैं, जैसे पर्टिकुलरली आई ट्रैवल्ड इन शारा फैसल, बहादराबाद, फिरोजाबाद थाने के अतराफ में और मोहम्मद अली सोसाइटी में कल, तो वहाँ पे मुझे पानी एज खड़ा हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी बदस्तूर मौजूद है। कौन कौन से इलाके हैं, क्या एग्जैक्ट सूरत हाल है? ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। और हम बारिशों की सिचुएशन जो है अभी भाग के एक्चुअली देख के भी आए हैं ब्रेक में, तो वाकई काफ़ी ठीक ठाक किस्म की बारिश हो रही है एटलीस्ट वेयर वी आर राइट नाउ। लेकिन बाकी कराची का क्या हाल है, और खासतौर पे सिंध में, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट कराची। आपको पता है कि हैदराबाद का भी बहुत बुरा हाल है, दादू भी बहुत बैडली इफेक्टेड है। सो देयर आर मेनी प्लेसेज जो कि काफ़ी बुरी तरह इफेक्टेड है। फ़हीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची, हमारे साथ हैं। फ़हीम, आपके पास हमेशा ज़्यादा रिपोर्ट्स होती हैं, इस बार कुछ बहुत ही कोई अनप्रेसिडेंटेड बारिश भी हुई है, लेकिन तबाही जो थी उसको हम काफी अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ तो ये होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बारिश जिसके हवाले से आप कह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन तवक्कात से ज़्यादा ज़रूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। महकमा मौसमियात मरतबा जो इस दफ़ा मानसून से मुतालिक पेशनगोइयाँ की हैं वो 90% जो है ठीक साबित हुई हैं। और अगर आप उसके बावजूद ऐसी बारिशों के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं कर पाते तो फिर ये आपकी नाकामी है। देखिए, कराची जिस तरह से इस दफ़ा मानसून के हर स्पेल में डूबा है, ऐसा आज से 13 साल पहले 2007 में हुआ था, या उससे पहले 1967 में हुआ था। उस वक्त के बाद से अगर आप तक इस शहर के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सके हैं तो ये बहुत बड़ी कोताही है, बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। इस शहर के मसाइल आपको हल करने पड़ेंगे, और शहर में जो मानसून के मुताबिक दौरान जो शहर का हल होता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि अभी शहर का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर दें। अगर आपने शहर का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर
कर दिया, जिस तरह से मैक्सिको में हुआ है, जिस तरह से मैक्सिको में 62 किलोमीटर की उन्होंने कंक्रीट की कंसील्ड ड्रेनेज लाइन डाली है। उसके नतीजे में हुआ क्या है कि जो वहां पे तूफानी बारिशें होती थी और मैक्सिको हमेशा डूब जाता था, उस मसले को उन्होंने हमेशा के लिए हल कर दिया। अगर आपको कराची का मसला हमेशा के लिए हल करना है, आप बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दे रहे हैं। वी ऑल विश एंड प्रे कि ऐसा हो जाए, लेकिन हम तो अभी बुनियादी मसाइल, हम तो अभी कूड़ा उठाने के मसले पे अटके हुए हैं। तो ये कंसील्ड ड्रेनेज तो पता नहीं कौन सी सदी में हो पाएगा। अच्छा फहीम सिद्दीकी, आप बड़ी सही बात कर रहे हैं कि 13 साल पहले भी ये हुआ, उसके बाद हमने कोई बेहतरी नहीं देखी। अगर इस दफा पेशगोई कर भी दी गई थी तो कोई रॉकेट साइंस की नहीं जा सकती, क्योंकि जो सिस्टम है हुमा, उसमें आप क्या कर लेंगे? नालों की सफाई थी, वो हो गई, उसके बाद भी शहर डूबा, तो व्हाट कुड यू डू अबाउट इट? यू कुड डू नथिंग अबाउट इट। फहीम ये भी जवाब दे दे, लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि मैक्सिको ने क्या किया, क्योंकि हम इसी तरह देखेंगे ना कि डिफरेंट मुल्कों में क्या क्या उन्होंने ड्रेनेज बनाया ना सारा। जी कैरी ऑन फहीम। जी मैं ये बता रहा था, देखिए जो बात अब्दुल्ला कह रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात यही है कि आपने नालों की सफाई की, नालों की सफाई के नतीजे वो नहीं आए। नाले जिस तरह से तजावुजात हुई हैं, जिस तरह से उनके अंदर जो है वो साल से उनकी सफाई नहीं हुई है। चंद फुट आप उसका कचरा निकालते हैं, चाहे वो एनडीएम में निकाले, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट निकाले, चाहे वो केएमसी निकाले, चंद फुट कचरा निकलता है। शहर में रोजाना 12,000 टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है, जिसमें से सिर्फ 4,000 टन उठ पाता है, 4,000 टन पड़ा रह जाता है, 4,000 टन नालों में चला जाता है। जब नालों में रोजाना 4,000 टन कचरा जाएगा तो नाले कितने दिन में भर जाएंगे, आप ये खुद सोच सकते हैं। तो मैक्सिको की जो मैं मिसाल दे रहा था वो यही है कि उन्होंने वो 62 किलोमीटर का उन्होंने वो कंक्रीट कंसील्ड ड्रेनेज सिस्टम डाला है। आपके यहाँ जो असल मसला आता है वो गुज्जर नाले से आता है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 14 किलोमीटर है। आप उसको एक दफा बना दे, वही हमेशा जो है पूरे शहर को डिस्टर्ब करता है, वही हमेशा ओवरफ्लो होता है, उसी का पानी हमेशा आबादियों में जाता है, उसी का पानी हमेशा जो सड़कों पर आ जाता है। आपने अगर एक दफा ये 14 किलोमीटर का मसला हल कर दिया, इस शहर का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। देखिए जब पानी नालों से ओवरफ्लो होकर शहरी आबादी में दाखिल होता है, जब रोड्स पर आता है, आपकी तजारती सरगर्मियां मौत, आपकी शहरी जिंदगी मफलूज हो जाती है, आपकी शहरी जिंदगी बिल्कुल तबाह होकर रह जाती है। तजारती सरगर्मियां मौतल, कारोबारी सरगर्मियां मौतल, सनती सरगर्मियां मौतल, आपकी जो मईशत है उसके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो क्या आपके लिए ये तरजीह नहीं होनी चाहिए? और अगर तरजीह है तो फिर आपने क्यों नहीं सोचा? शहर हर दफा डूबता है, क्या हमेशा इस तरह डूबता रहेगा? अच्छा। अब्दुल्ला हमें सोचना पड़ेगा, बिल्कुल हमें सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और जिस तरह नालों के अंदर से वो कूड़े के ड्रम निकल रहे थे ना सफाई के दौरान, और इस दौरान भी, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि यहाँ होता क्या रहा है साल हर साल। लेकिन क्विकली अगर आप फहीम सिद्दीकी साहब हमें कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों की सूरत हाल ब्रीफली जरा बता सकें, क्योंकि फोकस ज्यादा कराची पे रहता है और बाकी शहर मुझे लगता है उतना हाईलाइट नहीं होते जितना उनको हाईलाइट होना चाहिए। तबाही वहाँ भी बहुत ज्यादा हुई है, तो हम जरा अपडेट हो जाएंगे। सिचुएशन तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इससे कहीं ज्यादा बुरी सिचुएशन है। खैरपुर जिसने इस सूबे को 4 वजीर आला दिए हैं, 3 दफा कायम नालियां बहती हैं, यही सूरत हाल सक्खर शहर की, यही सूरत हाल सूबे के दीगर शहरों की। तो सिचुएशन तकरीबन सेम से भी ज्यादा ही मैं कहूँगा कि खराब है। तो अगर आप वहाँ पे सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर अगर इस तरह से जिस तरह से मौसम चेंज हुआ है, मौसम में ज्यादा बारिश हो रही है, बुरी सूरत हाल है। आई एम सॉरी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। फहीम सिद्दीकी हमें बता रहे थे कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वाउडा इलेक्शन कमीशन और अदालत में इल्ज़ामात का तो जवाब देने को तैयार नहीं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन सहाफ़ियों के खिलाफ उनकी ज़बान खूब चलती है। अच्छा, आपको पता है कि हमने इस बारे में एक्सटेंसिवली कुछ दिन पहले भी बात की थी और हमें उम्मीद और तवक्को थी कि शायद कुछ बेहतरी आई होगी या फिर ऊपर से क़यादत ने नोटिस लिया होगा और बदज़बानी और बदतहजीबी का पे कुछ सरजनिश की गई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको बताते हैं और इनफैक्ट आप देख भी लें कि फैसल वाउडा ट्विटर पर सहाफ़ियों के खिलाफ बोल रहे हैं और अंदाज वही पुराना जो किसी वजीर को जेब नहीं देता एट ऑल। वो अच्छा, किसी वजीर को क्या, किसी भी पढ़े लिखे तहजीब याफ्ता इंसान को जेब नहीं देता। कोई 2 महीने पहले आपको बताएं कि 2 महीने पहले भी फैसल वाउडा ने अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात का ट्विटर पर जवाब दिया था, लेकिन इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में दिया था। वी डोंट वांट टू रिपीट दोज वर्ड्स। सहाफ़ी ने फैसल वाउडा के मुबैना फ्रॉड, माली बेज़ाब्तगियों, गैर मुल्की जायदादें छुपाने और शहरियत की डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी के इंकशाफात किए थे। दिस वॉज व्हाट ट्रिगर्ड।
और इसके अलावा भी फैसल वाडा अपनी बदकलामी के जौहर कई बार दिखा चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खर दुरानी, उन्होंने भी इनसे सवालात किए थे और सवालात सिर्फ यही किए जाते हैं कि आप अपनी दोहरी शहरियत से मुताल्लिक़ अदालत को कब जवाब देंगे, जिस पे ऐसे सीख पा और आग बबूला होते हैं जैसे किसी ने मुर्गी चुरा लियो ये कहते हैं ना किसी ने मुर्गी तो नहीं चुराई इनकी ऐसा लगता है कि हर वो कोई मुर्गी लेके भाग जाता है। अदालत में जवाब देने का भी जो डेडलाइन है दैट इज लाइक मिड सितंबर और समथिंग लाइक दैट, वो भी अब खत्म होने वाली है। मतलब ट्विटर पे तो आप जवाब लोगों को दे रहे हैं, अदालत का भी जवाब दे दें। वैसे सुने कि क्या कहा था। शर्मी और बेहयाई और ढिठाई, मैं बड़ी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। चौधरी मसूद साहब मुझे बताएं कि नून लीग को ये कोर्स कहाँ से मिला है? पैदाइशी है, ब्लड में है? जाओ जाओ यार, जो करना करो। और तुम्हारे जाए चलो जाए, आप जाए अपना घर पे चूल्हा जलाए। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा कोई और वो भी जेल से मुजरिम आएगा और वो ड्रामा करे शहबाज शरीफ, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना मेरी मिनिस्ट्री अपेयर होगी। ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे, लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा कोई जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक में उठा के उधर कर देता। ये हमारा सियासी वालिद है, कोई अगर रिप्लेसमेंट सोचता भी है तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई उस ट्रेनिंग के अंदर हमारा दिमाग, हमारी ज़बान, हमारा हाथ काबू में नहीं रहता सर। कोई कमतर हो सकता है, कोई बहुत कमतर हो सकता है और बहुत घटिया हो सकता है। घटिया लेवल की सोच समझ में आई, हम चॉप ऑफ भी कर देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर तक बात जाने भी नहीं देंगे और प्राइम मिनिस्टर को पूछने की और बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले हम चॉप कर देंगे। चॉप ऑफ। अच्छा, अब नकली आ रही है यहाँ पे, क्या हो गया? मुझे आई एम सॉरी, सबसे पहले तो इनका ये कहना था कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं। Who talks like that? He does, and I know somebody else too who talks like that as well. मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, बस एक ही को आप जानते हो, ऐसे पीछे ज्यादा नहीं, जुबान ऐसी ही है। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसल वाडा से जवाब तलब किया, लेकिन 7 माह गुजरने के बावजूद जवाब जमा नहीं कराया गया। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या अखबार में इश्तिहार जारी करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन में भी फैसल वाडा की नाअहली की दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा है। नाअहली की दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में भी पड़ी है। वफाकी वजीर के पास अदालतों में जवाब देने का तो वक्त नहीं, लेकिन ट्विटर पर सहाफ़ियों के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है। सो अच्छा, this is nothing new from him basically, and we actually hoped and wished for some improvement, लेकिन nothing has changed. और बहुत ही इनके कंटेम्प्रेरीज, इन्हीं के पार्टी के बहुत डिसेंट, वेरी वेल स्पोकन पीपल, कभी ऑफ कैमरा हमारी उनसे बात होती है तो हम थोड़ा सा उनसे ज़रूर पूछते हैं कि असल में भी ऐसी ही बातें करते हैं, मतलब ही इज़ लाइक दैट, बस मुस्कुरा देते हैं। तो फिर वो मुस्कुरा देते हैं। मतलब आके अपनी पार्टी के लोग, जब हम प्राइवेटली कहीं हमारी मुलाकात हो तो हम उनसे पूछते हैं तो वो उनका भी बड़ा यही ख्याल होता है जो एक्चुअली हमारा ख्याल है कि क्योंकि आप किसी चीज़ को फ़ायदा ना पहुंचा सकें तो अपना मुंह खोल के कोई बातें करके नुकसान तो ना पहुंचाए ना, तो उसमें ये काफ़ी माहिर है। अच्छा जी, आगे। अच्छा जी, अभी हम इस पे मजीद तो बात करेंगे, लेकिन एक ज़बरदस्त ट्रिब्यूट विच वाज अ पार्ट ऑफ आवर टॉप स्टोरीज एज वेल। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, मेरे बड़े पर्सनल फेवरेट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और रन्स मशीन का खिताब पाने वाले मोहम्मद यूसुफ अपनी 46th यानी कि 46वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे यूसुफ भाई। हैप्पी बर्थडे। मोहम्मद यूसुफ ने अपने टेस्ट करियर का आगाज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डर्बन में और पहला बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच हरारे में जिम्बाब्वे में खेला। एक रोज़ा करियर में मोहम्मद यूसुफ ने 15 सेंचुरियों की मदद से 40 से ज़ायद औसत से 9000 रन बनाए। नो वंडर फिर इनको लक़ब जो रन्स मशीन मिला हुआ है, दैट एक्चुअली मेक्स परफेक्ट सेंस। टेस्ट मुकाबलों में 50 से ज़ायद की औसत से 24 टेस्ट सेंचुरीज की मदद से 7000 रन बनाए, यानी अभी ख़त्म नहीं हुआ, पहले 9000 थे, टेस्ट में 7000, और इनके पास एक रोज़ा मैच में बगैर आउट हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। 2006 में मोहम्मद यूसुफ ने 11 टेस्ट मैचेस की 19 इनिंग्स में 19 इनिंग्स में 33 की औसत से एक्चुअली 1788 रन स्कोर करके एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने आपने नंबर्स में कॉम्प्लिकेट कर दिया जरा हमें, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह इनके रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा हैं आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो ही जाते हैं। बाय द वे वो 99.33 था, वो आपने 33. अच्छा सॉरी यार इसको उल्टा कर दो ना, ऑलमोस्ट 100% ऑलमोस्ट 100 जी। But you know the things which are important that Mohammad Yusuf has done so much for the cricket of this country, और अभी भी जब टीवी पे तबसरा करते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है उनको सुन के। बिल्कुल, he's been a part of our show as well a couple of times. And he has been a part of Geo News as well. So happy birthday to you. Happy birthday once again.
अच्छा जी, ये होगी बर्थडे विश भी हो गई, बहुत सी और बातें भी करनी है और ब्रेक तो ज़रूरी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक बहुत ही अहम मामला जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। अफगान अमन अमल आगे बढ़े, पाकिस्तान अपनी सी भरपूर कोशिश कर रहा है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 रोज़ पहले अफगान तालिबान के वफ़द ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने अफगान तालिबान को अफगान अमल को लाहक मुमकिन ख़तरात से आगाह भी किया और तालिबान के वफ़द ने अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला को भी फ़ोन किया। अफगानिस्तान के हालात का असल दारोमदार अमरीकी सदारती इंतखाबात पर है। नवंबर में अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा मुंतखब हुए तो वो अफगान अमल को आगे बढ़ाएंगे। जो बाइडन आ गए तो शायद अफगान पॉलिसी में कोई नई तब्दीली हो जाए। लेट्स सी, दैट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन अभी हम बात करेंगे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। शाह साहब, तालिबान वक्त से आपकी एक अहम मुलाकात हुई है, इंतहाई अहम पेशरफ्त है। अफगान अमन अमल के लिए कितनी अच्छी खबर हम इसे समझें? मैं समझता हूँ कि जो गुफ्तगू हुई है वो बहुत हौसला अफजा थी, मुनासिब थी। एक इत्तफाक था कि अफगानिस्तान का जो देरपा हल है वो एक सियासी हल है और वो गुफ्तगू शुनीद से ही मुमकिन है। अगर अमन आना होता बज़ोरे बाजू तो 41 साल का अरसा एक तवील अरसा है जिससे कि कोशिश के बावजूद कोई देरपा अमल और इस्तेहकाम न लाया जा सका। तो ये जो एक कन्वर्जेंस है जो कि अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन के ममालिक और हमारे खित्ते की जितने और ममालिक हैं, हमसाए हैं, वो इस पर मुत्तफिक हैं। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसका प्रचार हमेशा पाकिस्तान करता रहा और वजीर आज़म इमरान खान का ये मौक़िफ़ था। तो आज इस पर एक कन्वर्जन पे एक इत्तफाक़ राय हो चुका है और इसके बाद जो पेशरफ्त थी वो थी आपका दोहा का पीस एग्रीमेंट। अब दोहा के पीस एग्रीमेंट को हमने अमली जामा पहनाना है इन लेटर एंड स्पिरिट। उसके लिए पेशरफ्त हुई है। जो लोया जिरगा था वो एक पेशरफ्त थी और अब भी जो हमारी नशिस्त हुई है, जो कुछ दिक्कतें बीच में हैं उसको दूर करने के लिए है। आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अब्दुल्ला साहब से भी बात की है जो उनकी जो पीस काउंसिल है उसकी वो रिकन्सिलिएशन की जो काउंसिल है उसकी सरबराही फरमाते हैं और उन्हें दावत भी दी है पाकिस्तान आने की और उन्हें दावत को कबूल किया है। तो पाकिस्तान की यही कोशिश है कि इस मोमेंटम को आगे बढ़ाया जाए और जल्द अज जल्द जो इंट्रा अफगान निगोशिएशंस हैं और डायलॉग है उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा शाह साहब, ऑब्वियसली जब नई लीडरशिप आती है तो उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। अब अमेरिका में नवंबर में सदारती इंतखाबात भी होंगे। अगर इन इंतखाबात में ट्रंप दोबारा कामयाब नहीं होते तो इससे ये अमल कितना मुतासिर हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी अमेरिका के इंतखाबात के बारे में कोई राय कायम करना कब्ल अज़ वक्त है, नंबर 1, और ये उनका अंदरूनी फैसला है कि वो किसे मुंतखब करते हैं। लेकिन मेरी राय में अमेरिका में बिलअमूम ये एक राय कायम हो चुकी है कि मज़ीद वहाँ अपनी फौजों को रखना और एक मिलिट्री सोल्यूशन तलाश करना जो है वो शायद मुमकिन ना हो। और एक लगता है कि इसमें एक धीरे धीरे एक बायपार्टिसन कंसेंसस भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। मत भूलिए कि जंग में भी एक फिटीग का एलिमेंट आ जाता है और इतना अब दुनिया जो कोविड-19 के चैलेंज से नबर्द आजमा हो रही है और वो देख रही है कि उसके मनफी असरात जो ग्लोबल मईशत पर, इकॉनमी पे पड़े हैं, कॉन्ट्रैक्शन हुई है,
तो इस माहौल में मजीद अखराजात जो है और तवज्जो का डाइवर्ट होना, ये सारे अवामिल हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जो भी अगली एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मुंतखब होकर आएगी उनके जहन में होंगे। जब भी वो फैसला करते हैं तो वो एक इन सारे फैक्टर्स को सामने रख के फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। और अभी एक्चुअली अमेरिका के इंतखाबात के बारे में कोई भी राय कायम करना कबल अज़ वक्त है, बिकॉज इट इज़ अगेन वेरी अनप्रिडिक्टेबल। पिछली दफ़ा भी आपको बताया व्हेन डोनाल्ड ट्रंप गॉट इलेक्टेड नोबडी एक्सपेक्टेड हिम टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, लेकिन फिर भी वो आ गए। प्रिलिमिनरी सर्वेज वगैरह हुए थे, उनमें यही लगता था कि उनके जो पॉइंट एक नंबर्स होते हैं, परसेंटेजेस हैं, उनमें ट्रंप कम ही नज़र आते थे। और फिर जब रिजल्ट इलेक्शन के सामने आए तो बहुत सी दुनिया के लिए शॉकिंग भी था और बहुत ऑब्वियसली इत्मीनान में थे। रिमेन्स टू बी सीन के इस बार क्या होगा। और अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, वो स्पीकिंग टू अ कज़न जो कि कल परसों आया अमेरिका से, और उन्होंने, मैंने कहा क्या हवा है, सही ना सर, आप शायर सियासत हुआ, कहते हैं अगेन इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, अगेन इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि क्या होता है। लेकिन वहाँ पे पीपल आर सेइंग देयर आर चांसेस दैट ट्रंप वुड बी री इलेक्टेड। अच्छा जी, मूविंग ऑन वेरी क्विकली, टाइम बहुत कम है। आईसीसी ने नए टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है और पाकिस्तानी स्टाइलिश बैट्समैन बाबर आजम 5वीं पोजीशन बचाने में कामयाब रहे और बैट्समैन में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहले नंबर पर हैं, कप्तान अजहर अली 23rd नंबर पे है, 23वें नंबर पर। बॉलर्स की रैंकिंग थोड़ा दूर हो गए हैं। अच्छा, बॉलर्स की रैंकिंग में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के बेट कमिंस पहले, स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे और न्यूजीलैंड के नील वाइटन्स तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। मोहम्मद अब्बास 8वें से 13वें नंबर पर चले गए हैं और इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने 12वीं पोजीशन से 4 दर्जे तरक्की के बाद 8वीं पोजीशन हासिल कर ली है। और जेम्स एंडरसन जो हैं वो पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने अपनी 600 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। सो दिस इज कमेंडेबल। और बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसा लगा कि जेम्स एंडरसन हमारी ही तारीफ और तारीफ के मुंतजर थे, क्योंकि जेम्स एंडरसन ही मुझे आपकी बात में समझ आई, बाकी जो आपने ना वो समझ आए तो 2-3 नहीं समझ आए ना, कोई बात नहीं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड। ब्रेक, दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक, वापस आते हैं थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और बारिश रुकी गई, हमें तो अब और शहरों से भी तस्वीरें आना स्टार्ट हो गई हैं। सो यू आर ऑल इन इट टुगेदर, वी आर ऑल इन इट टुगेदर। तो जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ की तस्वीरें भेजें, लेकिन दैट्स सो अनफेयर क्योंकि बहुत से लोग हमें ऐसी ऐसी जगहों की तस्वीरें भेज रहे हैं विच लुक स्टनिंग। अच्छा, अब एक रिमाइंडर जो है ना हमें लाजमी देना है कि हम उमूमन ये एहतियातें भूल जाते हैं। सो जस्ट आपकी याद दहानी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि बारिश के दौरान अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बिजली घंटी जो है, डोर बेल है, उस पर बिल्कुल हाथ ना लगाएं, उसको ना दबाएं, फ़ोन कर लें, कुछ इस तरह कर लें, क्योंकि उसमें तो 100% 90% मैं कहता हूँ, 100 तो में भी नहीं आता हो, लेकिन 90% तो करंट आ ही रहा होता है। मतलब इट्स वेरी लाइकली कि ये हो जाएगा। तो व्हाई डोंट यू कीप अ वुडन स्टिक और समथिंग विद यू, और जहाँ भी आपने करना हो। वैसे भी आपको पता है कि कोरोना वगैरह की वजह से SOPs तो चल ही रहे होंगे होपफुली, तो हर चीज़ को टच तो वैसे ही आपने नहीं करना। और वो लोग जो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर के खाने खाना चाहते हैं, हमें आपकी भूख का एहसास है, आपके शौक का भी एहसास है, लेकिन उन राइडर्स को कभी आप देखें जो इतनी मुश्किल कंडीशंस में भीगते भिगाते घुटनों पानी में तैरते हुए आके आपके घर पे खाने मैं आपको एक बात तो लोग इतने अनरियलिस्टिक नहीं होते कि बिल्कुल ही आबशार की तरह पानी आ रहा और उस वक्त आप बाहर से खाना। Have you not seen riders घुटनों पानी में तैरते हुए पानी डिलीवरी करते? I have. बट चले एक पावर ऑफ सजेशन हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने दे सिचुएशन को, फिर आप अपना खाना पीना स्टार्ट कर दिया करें। और लेट अगर कोई हो जाए राइडर इस सूरत हाल में, तो प्लीज उसकी शिकायत करने के लिए एक पंडोरास बॉक्स ना खोल दें और वो I'll go step further, और जब कोई पहुंच ही जाता है आपका फूड प्रोवाइड करने के लिए तो उसको अच्छा टिप करें। हाँ, अच्छा टिप करें। और उसको अगर बारिश बहुत तूफानी है तो आप अगर उसे थोड़ा सा शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं तो कर दें प्रोवाइड। तो हमेशा यही कहते हैं। अच्छा जी, अभी हम शुरू करते हैं। ये तो बड़ी ढेर सारी सजेशंस हो गई हैं विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी की मुहिम पर निकल पड़ी। शहबाज शरीफ को मुमकिना अहली से खबरदार कर दिया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद एक सफ़े पर नहीं।
ऑपोजिशन नाराज हो गई। FATF से मुतालिक बनने वाले कवानीन सेनेट में फंस गए। कानून पास कराना हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। और रवां साल के पहले 6 माह में 1,500 बच्चों से ज्यादती। बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे गैर मौसर क्यों हैं, जायजा लेंगे। ये बच्चों से ज़्यादती की खबरें जो होती हैं और जब हम आपको स्टैट्स बताते हैं तो बड़ा ही सबसे मुश्किल तरीन हमारे लिए खबर जो होती है वो ये वाली होती है। क्या अब्दुल्ला, हमने कितनी बार ये डिस्कस किया, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और बताना भी ज़रूरी होता है बिकॉज द नंबर्स कीप इंक्रीजिंग। जितने भी मेजर्स लिए जाते हैं ये रोल बैक नहीं हो रहा। यही हमें हैरानी है कि क्यों इस जुर्म में, इस घिनौने जुर्म में कमी नहीं वाक़ हो रही है। Why is it not decreasing? और अब तो नेम एंड शेम वाली भी बात आना स्टार्ट हो गई है। अब तो तस्वीरें हम दिखाते हैं, नाम बता देते हैं कि किसने क्या किया है, फिर भी लोग मतलब कोई और पहले तो शायद कहीं बातें रफा दफा हो जाती थी या तस्फिया हो जाता था या राजीनामे हो जाते थे। अब लोग और ज़्यादा आगाह हैं इस सिलसिले में, लोग बात करते हैं, रिपोर्ट्स ज़्यादा दर्ज होती हैं, लेकिन फिर भी खैर अभी हम इस पर तो तफसील से बात करेंगे ही। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं कराची शहर की। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और जब ये शुरू हो जाती है ना बारिश तो फिर बस दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह मियाँ खैर से बस घर पहुँच जाएँ या घर पर सब खैर खैरियत हो और जो लोग घर से बाहर काम पे निकले हुए हैं वो शाम को जब आएँ तो ठीक ठाक पहुँचे। ये टेंशन हमेशा रहती है। एनीवे, इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद उमरानी। ओवर टू यू जावेद, किधर हैं, क्या देख रहे हैं? जी, आज सुबह से ही कराची में बादलों की घनगरज और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जिन जगहों पे तेज़ बारिश हुई है उसमें गुलशन इकबाल और सदर का इलाका है और क्लिफ्टन का इलाका है। इस वक्त मैं सदर के इलाके से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है और जगह जगह पे पानी का जमा होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। जी हाँ भाई, मुझे इसी के मैं टेंशन में चला गया हूँ मैं देख के साथ ही ना कि जगह जगह पानी जमा होना अगेन शुरू हो गया है और ट्रैफिक की रवानी वही मुतासर हो रही है। खुदा खैर करे। इस बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आप अगर इस वक्त घर से निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये घर से निकलने का भी टाइम होता है जिन्होंने कारोबार वगैरह पे जाना होता है, तो प्लीज़ ज़रा देखभाल के वहाँ पे टेलीफोन करके सूरत हाल मालूम करके निकलिएगा। अच्छा जी, अब एक और भी इलाका है जिसके हवाले से आपको बताते हैं कि हब डैम भरने की हद 1 फुट से कम रह गई है। मतलब थोड़ी सी शायरी लग रही थी मुझे, हब डैम भरने की हद। बे और दाल बैठ के इसके ऊपर कोई रैप बनाए और मैं खबर बताती हूँ। तो पानी की जो ऊंचाई है 339 फीट होती है और हब डैम के स्पिलवे से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। इसके बाद वहाँ मौजूद है तारिक अबुल हसन और वो जायजा ले रहे हैं कि वहाँ सिचुएशन क्या है। ओवर टू यू तारिक। जी, इस वक्त मैं हब डैम पर मौजूद हूँ और हब डैम सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ है। हब डैम पे जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ स्पिलवे कहा जाता है इस मुकाम को, और स्पिलवे वो जगह होती है जहाँ पर जब डैम भर जाएगा तो जो इजाफी पानी है वो यहाँ से गुजरना शुरू हो जाएगा। इस वक्त 338 फीट पानी जो है वो हब डैम के अंदर मौजूद है और जैसे ही 339 फीट पानी होगा तो इस स्पिलवे से पानी गुजरना शुरू हो जाएगा। यानी इस वक्त डैम भरने में कुछ इंच ही पानी इसके अंदर आना है और उसके फ़ौरन बाद ये स्पिलवे शुरू हो जाएगा। स्पिलवे से निकलने वाला पानी इस वसी इलाके के अंदर फैल जाएगा और तकरीबन कोई 5 किलोमीटर का फासला तय कर ये हब नदी में जाएगा और हब नदी से गुजर कर ये मुबारक विलेज और वहाँ से फिर समंदर में ये पानी चला जाएगा। मुबारक विलेज में एक रिजर्वायर बना हुआ है और मुबारक विलेज में पानी की शदीद कमी है। तो जो मुबारक विलेज के रिहायशी और अतराफ़ के गाँव के लोग हैं वो इस बात का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि स्पिलवे से पानी गुजरना शुरू हो, हब डैम से पानी निकले और उनका रिजर्वायर जो है वो पानी से भर जाए। इस वक्त अगर हमें यहाँ के मौसम की बात करें तो बड़ा एक दिलफरेब मौसम है इस वक्त हब डैम के इस इलाके के अंदर। गहरे सिया बादल छाए हुए हैं, वक्फे से बारिश हो रही है और जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जारी है उसके नतीजे में इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं कि सारा मैदान।
अब थैंक यू तारिक अबुल हसन और जियो न्यूज़ के तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट्स और तमाम रिपोर्टर्स जो इतने मुश्किल हालात में भी, और जियो क्या मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट्स रिपोर्टर्स मुल्क भर में आपको पता है बारिशों के सिलसिले में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सबको भी हम ज़रा कह दें कि कमेंडेबल बात है, क्योंकि हम इधर बैठ के आपसे यही कह रहे होते हैं कि भाई खैर खैरियत से घर पहुँच जाएँ, और हमारा अपना भी यही पैक होता है कि हम जल्दी से घर पहुँचें इसके बाद। बट रिपोर्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव द टफेस्ट जॉब, क्योंकि वो तो बिल्कुल फील्ड में घुस के बताते हैं ताकि सही रिपोर्ट आपकी तक पहुँचे। बिल्कुल उस केओस, उस तबाही में मौजूद होते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन। और अगर मैं सुन रहा था कि किस तरह से स्पिलवेज से पानी गुजरेगा और एक रिजर्वायर तक पहुंचेगा और मुबारक विलेज में जो वाक़ है, और उसके बाद समंदर में जाके गिरेगा, तो चले वो अब इतना ही हो गया तो रिजर्वायर भी भर ही जाए। हाँ, तो क्या ही बात हो जाए। अच्छा, बाय द वे बड़ी खूबसूरत वो सेटिंग थी, मैं गई नहीं हुई है, मैं भी देख रहा था कि लेकिन जैसे ही मैंने देखा है आई एम लाइक आई वांट टू गो। मूविंग ऑन, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मामले पर तहरीक इंसाफ के अपने अंदर वाज़े इख्तलाफ है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ फ्रॉड करके बैरून मुल्क गए। नवाज शरीफ को बाहर भेजने वाली अदालत को चाहिए वो शहबाज शरीफ से जवाब मांगे। फवाद चौधरी पंजाब हुकूमत के किरदार पर भी सवालिया निशान लगा चुके हैं। सुन ले जरा। पहले तो अदालत जिसने भेजा था नवाज शहबाज शरीफ को की जमानत लेके, अदालत को चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाए और उन्हें कहें भाई को वापस लेके आए। ये तो तमाशा लगा हुआ है, इसमें अदालतों की भी सुख्ती हो रही है, हुकूमत की भी सुख्ती हो रही है, पाकिस्तान के सारे जस्टिस सिस्टम की सुख्ती हो रही है। डॉक्टर यास्मीन तो गायनोकोलॉजिस्ट था, मुझे नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनोकोलॉजिस्ट के पास हो। पंजाब हुकूमत को अपनी प्रोब खुद इसके ऊपर करना चाहिए। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब किधर है? रिपोर्ट मनूबर हुई है उसकी, उनको तो खुद करनी चाहिए। इस पर वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, वो खुद वापस आ जाएं वरना उन्हें वापस लाया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में किसी किस्म की जालसाजी से इनकार किया। एंड आई एम श्योर के गायनोकोलॉजिस्ट हो या कोई और स्पेशलिस्ट हो, जो बेसिक रिपोर्ट्स होती हैं वो तो सारे ही पढ़ सकते हैं। एक तो क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, उनके लिए समझना ये जो सारी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी उनके लिए ज़रा मुश्किल हो। जो सैंपल्स दिए गए वो सब सैंपल्स यहाँ मौजूद हैं, कस्टडी में हैं डॉक्टर अयाज महमूद के। कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी तो ज़रूर करवा देंगे। नवाज शरीफ साहब को अब वापस आना चाहिए। अब तो वो एब्सकॉन्डर हो गए हैं, उनको किसी किस्म की बेल भी नहीं मिल रही। नवाज शरीफ साहब के जो इलाज हमने यहाँ किया था और जो उनको दवाइयाँ दी थी उसका लगता बहुत अच्छा असर हुआ। जो सैर सपाटा कर रहे हैं उससे लगता है कि उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है, तो अब वापस आ जाएँ। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है इमरान खान को बड़ा दुख है, नवाज शरीफ उनके हाथ से निकल गए, लगता नहीं अब नवाज शरीफ अब वापस आएंगे, ये उनका कहना था। ब्रिटिश के साथ कोई ऐसे कैदियों की वापसी का हमारा उनके साथ कोई वायदा नहीं है। अभी तक हमें कानूनी वो बरतरी हासिल नहीं है, लेकिन इमरान खान की कोशिश है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जिस काम पे वो अड़ जाता है उसको पूरा करके रहता है। आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। नारो जिसने भी दिया था, जिनको समझ आया उनको पता है किसने दिया था, लेकिन इमरान खान को दुख बढ़ा के वो उसके हाथ से निकल गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए शहबाज शरीफ ने अदालत को अपने हाथ से लिखकर जमानत दी। शहबाज शरीफ ने वादा पूरा ना किया तो नाअहल हो जाएंगे। ये है इनके हाथों की लिखी हुई तहरीर, हाथों की, जो अदालत के अंदर बैठ के उन्होंने ये तहरीर लिखी। जनाब ये किसी फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें, अगर ये उनकी तहरीर नहीं है तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। फिर उसके बाद जनाब अदालत ने कहा जी आप इसको स्टाम्प पे लिख के दें। स्टाम्प के ऊपर जनाब ये रुसवाई और जगहसाई और झूठ का ये एफिडेविट है। ये आगे से मियाँ नवाज शरीफ साहब का, हाँ जी मेरा भाई जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, मन जान दो तो मैं वापस आ जाऊँगा। जाना ये दोनों भाई। चले जी, ये तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जामिन थे तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीटीआई हुकूमत शरीफ बरादरान को संगीन नताइज से ज़रूर डराए, लेकिन पहले अपनी सफ़ों में भी तहकीकात कर लें। और नवाज शरीफ को बाहर भेजा किसने है, ये भी एक अहम सवाल है। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है, इसी पर उनसे बात कर लेते हैं। रईस साहब वाज द वन एक्चुअली जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी गुफ्तगू कर रहे थे। रईस साहब, पहले तो ये बताइए कि नवाज शरीफ की बीमारी पर पहला मेडिकल बोर्ड जो तश्कील पाया था उसकी सिफारिशात भी तो बहुत अहम थी ना, तो अब उस पर नया तनाज़ा क्यों पैदा हो गया है? देखिए, जो पहला मेडिकल बोर्ड बनाया गया था वो महमूद एयाज की सरबराही में बनाया गया था। तो जो पहले बात ये समझने की, जो मेडिकल रिपोर्ट्स पे सवालात उठ रहे हैं वो मेडिकल रिपोर्ट तो गलत हो नहीं सकती,
इसलिए जब हम डॉक्टर से नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल लाए गए तो सबसे पहले डॉक्टर से मेरी सबसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि इस सवालात हमारे पे ज़रूर उठेंगे, और दूसरी बात है हम डॉक्टर हैं, मरीज़ को मरीज़ की तरह देखते हैं, हमने तो इलाज करना ही करना है। तो उन्होंने जो इलाज था वो अपने तौर पे करते रहे, मेडिकल रिपोर्ट में किसी किस्म की जो है वो गड़बड़ नहीं है। और वो कह रहे हैं कि पहले बात ये समझने की है कि वो अगर सैर कर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शदीद बीमार नहीं है। लातादाद ऐसे लोग होते हैं जो बाहर सैर भी करते हैं, काम पर भी जाते हैं, उन्हें कैंसर होता है और 2 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। कि सैर करने का मकसद ये नहीं कि वो सेहतमंद नहीं है। अब उनकी मेडिकल कंडीशन देखें कि मैंने तो 7-8 साल हेल्थ रिपोर्टिंग की, शायद ही सुना हो, पहली बार सुना है कि उनकी जो खून की शरियानें जो दिल को खून सप्लाई करती हैं उसमें 7 स्टंट पड़े हुए हैं, 2 बाईपास हुए हैं, और जो गुर्दों में दोनों में पथरी है, उनको यूरिया क्रेटिनिन जो है वो हाई है, और यूरिया क्रेटिनिन हाई होने की वजह से उनका जो गुर्दे हैं वो ग्रेड 3 स्टेज पर हैं। प्रोस्टेट का इशू है, दिमाग को खून सप्लाई करने वाली शरियान में रुकावट है, उनको लातादाद इशू हैं। अब सबसे अहम बात इसमें यह है कि बाहर क्यों गए। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद कहा कि हाँ ये ठीक बात है, हमने बाहर भेजने की इजाज़त दी। उनको डॉक्टर को हाथ डालने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब इनकी सेकंड एंजियोग्राफी हो रही थी इंग्लैंड में तो उनको ब्लीड करके वो हाथों से निकल गए थे, तो डॉक्टर उनको यहाँ हाथ डालने को तैयार नहीं। उसका सबूत ये है कि जब उनके प्लेटलेट्स काउंट उसको बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्लोबिन लगाना था तो पंजाब के सारे डॉक्टर ज़रा डर रहे थे, क्योंकि यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कि ये ना हो कि हार्ट का इशू हो जाए। तो पहला इंजेक्शन उन्हें डॉक्टर ताहिर शमसी ने लगाया, कराची से आए थे। उन्होंने कहा मैं न्यूट्रल हूँ, मैं तो कराची से आया हूँ, मुझे लगाने दें। तो पहला इंजेक्शन उन्होंने लगाया। यहाँ कोई अगर वो ये कहते हैं इलाज करना है तो उन्हें लें, यहाँ उनका कोई डॉक्टर हाथ डालने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है जिस दिन उनको हाथ डाला, 70 साल उनकी उम्र है, अगर उनको हम एंजियोग्राफी पे गए तो उन्हें 90% खतरा है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, इसलिए ये कोई ऑर्डिनरी पेशेंट तो ऑब्वियस ही नहीं है, और ख़ासतौर पे जिनकी इतनी टेंस किस्म की मेडिकल हिस्ट्री हो तो उसके लिए तो वैसे ही काम करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली विद हिम बीइंग हू ही इज़। रईस साहब, लगता है कि आज हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो नवाज शरीफ को वतन वापस लाना है। हुकूमत की परफॉर्मेंस पर पहले ही सवालात उठ रहे हैं। आप नहीं समझते कि इससे हुकूमत की तवज्जो असल कामों से हट रही है? मतलब एकदम से एवरीबडी इज फोकसिंग कि नवाज शरीफ को किस तरह वापस लाया जाए, एकदम से ऐसा लग रहा तो हमारा जैसे बाकी सब ठीक हो गया कि काम कर और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, या फिर ये भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को इस मुहिम का कोई सियासी फायदा हो सकता है, इसलिए इस पर इतना स्ट्रेस कर रहे हैं? देखिए, अब सही कहा आपने कि ये जो मामला है उनकी मेडिकल एक मरीज़ का, इस पे तो दोनों तरफ से सियासत हो रही है। ये तहरीक इंसाफ भी इस पर सियासत कर रही है। भाई अगर उनको लाने का इतना मसला बना दिया आपने तो आपने भेजा ही क्यों था? आप रिस्क लेते, पाकिस्तान के डॉक्टरों का इलाज करते। अब वो चले गए हैं तो उस पर सियासत शुरू कर दिया। मतलब हत्ता कि आपने जो बात की कि अपने जो तहरीक इंसाफ के वज़ीर हैं वही उस पर आपस में उलझ रहे हैं। अब जिस तरह फवाद चौधरी हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, तो या वो साइंटिस्ट तो नहीं है। और अगर जिस तरह यास्मीन राशिद है वो डॉक्टर हैं ज़रूर, गायनेकोलॉजी की हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो बोर्ड बना था वो जनरल सर्जन की सरबराही में बना था। तो और नवाज शरीफ को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि जनरल सर्जन के उसमें इख्तियार में हो। जो बोर्ड होते हैं वो उसमें डॉक्टर्स होते हैं। इससे पहले जिना अस्पताल का जो बोर्ड बनाया गया था उसका सरबराह गायनेकोलॉजिस्ट था जो नवाज शरीफ को देख रहा था। तो इसलिए बात यह कि इसमें सियासत है, इसमें जो चाह रहे हैं गेन करना। जो आपने बात पूछी कि जो तहरीक इंसाफ का ये कहने में कोई आर नहीं है कि पंजाब में तो नून का ग्राफ बढ़ा है। जिस तरह लोग महंगाई से तंग आए और चीज़ों से तंग आए उससे ग्राफ बढ़ा, और बाकी जो रही की सही कसर है वो तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर है वो ख़ुद पूरी कर देते हैं। ऐसे बयानबाजी करते हैं कि उससे गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि ये पब्लिक सोचते हैं कि आपस में लड़ रहे हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा अगर ये ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल है। इसलिए उनकी कोशिश है कि नवाज शरीफ पे जो सियासत कर रहे हैं उसके जरिए रईस साहब ये सारा कुछ अपने वोटर्स को या राजी करने के लिए ही किया जा रहा है ना, क्योंकि शेख रशीद का भी हमें बयान याद है कि हुकूमत प्रॉबेबली नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकेगी। तो फिर ये इस सारी मशक का यही मकसद है कि वोटर्स सपोर्टर्स जो हैं वो ज़रा खुश रहें, चले उन्हें हम थोड़ा सा दिलासा दिए रखें। जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि उनको वोटर्स को जो इस वक्त ये गेम की जा रही है
वो वोटर को अट्रैक्ट करने की जा रही है। दूसरी तरफ क्योंकि नवाज शरीफ के सारे वोट हैं वो नवाज शरीफ के लिए बात करते हैं, इधर नवाज शरीफ को लाने की बात कर रहे हैं। और आपने जो शेख रशीद की बात की कि वो नहीं ला सकते, वो उसने बात ठीक की है। एक तो इनका मुआहदा कोई नहीं है वहाँ से मुलजमान या मुजरिम लाने का। दूसरी बात ये है कि ये जो एफिडेविट शहबाज शरीफ ने कोर्ट में दिया था उसको ज़रा गौर से पढ़ें। उसमें लिखा है कि मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि मैं अपने भाई नवाज शरीफ को यकीनी तौर पर 4 हफ्ते में ले आऊँगा, और आगे लिखा और या डॉक्टर की एडवाइस के बाद लाऊंगा। जब उसमें या आ जाए तो फिर डॉक्टर जब डॉक्टर एडवाइस करेगा फिर ही आएंगे ना। देखिए आम सी बात है, अगर आपको कहा जाए आपने कराची जाना है या इस्लामाबाद जाना है तो आप एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे ना उसमें से। तो जब उसने या डाल दिया बीच में, फुल स्टॉप नहीं है, उसने कहा या डॉक्टर की एडवाइस। अब डॉक्टर एडवाइस कब करेगा? फिर उसने कहा कि अगर जो वफाकी हुकूमत है अगर उसको किसी किस्म का अगर वो कोई बावसूख ज़राए से उसे इल्म हो कि नवाज शरीफ आना नहीं चाहते और फिट हैं तो एम्बेसी का नुमाइंदा जाके डॉक्टर से मिल ले, डॉक्टर से राय ले ले, डॉक्टर से उसकी तस्दीक करा ले। वो भी नहीं हुई। ये सिर्फ जो आपने बात की ये वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को दूसरी तरफ ध्यान करने के लिए। और भाई पब्लिक को दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हो? चीनी यहाँ लाहौर में भी 95-100 रुपये पे आ गई है, आटा रोज़ चढ़ जाता है, माफियन से काबू नहीं आ रहे, उस पर तवज्जो दें। बल्कि अपोजिशन और जो गवर्नमेंट दोनों मिलकर तवज्जो दें ताकि पब्लिक के जो है वो भला हो सके। लेकिन ये दोनों वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं और तो दूसरी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही हमें। शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब। हमें बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है। जो नया सियासी मामला है हम अपेरेंटली इसे कहेंगे मियां नवाज शरीफ की वापसी का, जिसके ज़ाहिर कानूनी पहलू भी हैं, उस पर हम ज़रा डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अपेरेंटली अभी ज़रा सियासत ओवरटेक कर चुकी है कानूनी मामला और इन सब को ओवरटेक कर चुकी है बारिश। तो लिहाजा इस वक्त एज वी स्पीक कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं हल्की भी हो रही है, कुछ जगहों में बहुत कम और कुछ जगहों में ज़्यादा। और बाय द वे कहा यह जा रहा है फोरकास्ट के बहुत तेज़ होगी। हम आपको प्री वॉर्न इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बारिश तो हो ही रही है हर जगह, लेकिन लग रहा है कि दोपहर को कहा यह जा रहा है कि हमें लग रहा था ना सूरत हाल जरा कंट्रोल से आ गई है। अच्छा लेकिन नहीं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अभी हमने आपको ये बताना है कि पेशावर में बीआरटी स्टेशन नंबर 28 हयाताबाद में बस की छत पर अचानक क्या नजर सदका करना चाहिए वैसे इन लोगों को, आग लग गई। मैंने कल देखी है, वैसे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। वैसे आग लग गई जिस पर रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट। मैं तो बस पे आग लगी, टर्मिनल में आग लगी, टर्मिनल की छत। अब्दुल्ला दोबारा बताऊं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है कि पेशावर में बीआरटी स्टेशन नंबर 28 हयाताबाद में बस की छत पर शॉर्ट सर्किट बस की छत पर हुआ, बस में हुआ और छत पे आग लगी। वैसे बहुत डेंजरस हो सकता था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान कामरान मंगिश ने बताया कि 3 मिनट के अंदर रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन शुरू किया। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, बट देयर आर क्लियरली सम फ्लॉज। और आए दिन मुझे लगता है कि आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। आई अंडरस्टैंड कि खबरों में बीआरटी जो है वो फॉर ऑल द ऑफ रीजंस ही रही है, लेकिन अब्दुल्ला एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। एक्सीडेंट सर्टेनली और बाय द वे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब से मैंने इस बीआरटी को लाइव तो खैर चूंकि इनवाइट ही नहीं किया, किसी ने तो देखा ही नहीं, लेकिन जितना हमने देखा आई रियली लाइक इट एंड आई हैव सच हाई होप्स फॉर पेशावर। नहीं, ये वैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। और हम इसमें हम ये पुराने ज़रा कुछ मनाजिर हैं और हम इसलिए ये दिखा रहे हैं कि जहाँ पे जाहिर है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वहीं आवाम को भी हम बार बार ये कहते हैं कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, एहतियात से इस्तेमाल करें, सीटें ना तोड़ें, सीटों पर कट ना मारें, बिल्कुल प्लीज शहरी जो गंदा ना करें। यू शुड नो कि आप पीस में ट्रैवल करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी होती है, आइडियली इट शुड स्टे फॉर अ कपल ऑफ जनरेशंस लिटरली। अभी आप इसको सही करेंगे तो फिर कुछ साल 10, 20, 15 व्हाटएवर साल तक की चीज़ें सही भी चलेंगी। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन यू। अब हुकूमत ने तो बना के दे दी, अब आवाम इसको किस तरह रखती है, दैट इज़ द कैच। नाउ कमिंग टू ए न्यूज़ जो कि बड़ी मुश्किल है हमारे लिए बात करना, लेकिन एनीवे हम पहले भी आपको बता रहे थे। आपको बताएं कि रवां साल के पहले 6 महीने में बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में पिछले साल के मुकाबले में 14% इजाफा हुआ है।
The more we talk about it, it seems the more it happens. तकरीबन 1500 वाक़यात सामने आए हैं और हमें ऐसा लगता था कि ज़ैनब वाक़े के बाद जो है इबरतनाक सज़ा भी मिली, आगाही भी दी गई लोगों को, इस बारे में बात भी करना शुरू की लोगों ने कि ऐसा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई तदबीर काम नहीं आ रही है। और जो करते हैं, ये जो कर रहे हैं, जो परपेट्रेटर्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको पता है कि ये गलत कर रहे हैं, इसलिए ये भी बीच में कह देना कि जी मेंटल इश्यूज होते हैं तो फलाना धमाका होता है, मैं तो खैर मानूंगी नहीं। और इसीलिए बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल भी कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये गलत करते हैं। अच्छा जी, तो सवाल डेफिनेटली ये है कि बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे कर क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। गैर सरकारी तंजीम साहिल ने रवा साल बच्चों पर जिनसी तशद्दुद की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें जनवरी से जून 2020 तक के आदाद-ओ-शुमार शामिल हैं। साहिल का कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोग घरों तक महदूद थे। ज़्यादातर केसेस में बच्चों से जानने वाले अफराद ही तशद्दुद करते हैं और इसी वजह से केसेस में इजाफा देखने में भी आया। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी ता जून 1989 बच्चों को जिनसी तशद्दुद 1489 बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। 785 बच्चियां और 704 बच्चे जिनसी तशद्दुद का निशाना बने हैं, यानी कि बच्चों और बच्चियों की रेशो में आप देखें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लोग अगर ये समझ रहे हैं कि लड़कियां ज्यादा वल्नरेबल हैं या उनको ज्यादा ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, तो नहीं, लड़के भी यहाँ पर वल्नरेबल हैं और उन्हें भी इक्वली ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। 2020 यानी 2020 में सबसे ज्यादा बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात पंजाब में हुए हैं और आपको याद ही है वो कसूर वाला रेंग और वो सारे मामलात भी हमारे सामने हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा बात करते हैं। सारा साहिबा, साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के पहले 6 माह में करीबन 1500 बच्चों से ज्यादती के वाकयात सामने आए हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है ये वाकयात। आपको क्या लगता है क्यों नहीं रुक पा रहे? आपको कोई वजह नजर आती है पेरेंट इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जियो और हुमा और अब्दुल्ला को अप्रिशिएट करूंगी और जियो पाकिस्तान की टीम को कि इतने अहम सोशल इशू को अपने शो में आप हाईलाइट करते हैं। जो साहिल की रिपोर्ट आई है यकीनन बहुत ही अपसेटिंग और अफसोसनाक बात है कि इतने सारे केसेस सामने आए, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें पॉजिटिव ये बताना चाहूँगी कि पहले भी ये केसेस होते थे लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। अब क्योंकि आगाही लोगों में आई है और हमने कोई बेहतरी देखी है तो लोग अब केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स अ पॉजिटिव इसमें से जो डिड्यूस होता है। वजह इनकी जो है वो है तालीम का फुकदान और गुर्बत, जिसकी वजह से लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते और उनको अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं पता है। अच्छा, बिल्कुल सारा आप कह रही हैं कि रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि उन लोगों को, उन परपेट्रेटर्स को पकड़ना भी तो फिर आसान ही हो जाता होगा, कंपैरेटिवली आसान होता होगा, क्योंकि पहले तो चीज़ें पता भी नहीं चलती थी और हो रहा होता था, अब पीपल आर कमिंग आके बता रहे हैं। अच्छा जी, बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारा मुल्क भर में कई सरकारी और गैर सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ इस जुल्म का सिलसिला जो है वो ऑब्वियसली रुक नहीं रहा, तो हम उसका बैलेंस भी ज़रा चेक करना चाहते हैं। ये इदारे क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? बिकॉज जहाँ देखो कोई ना कोई, बेशक कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, NGO हो या सरकारी इदारा हो, जगह बहुत हैं लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, सरकारी इदारे भी काम कर रहे हैं बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और गैर सरकारी जो कि NGOs होती हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन ये बात भी इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि सारे इदारे फ़ाल नहीं हैं, सारे इदारे एक्टिवली काम नहीं कर रहे। NGOs मैं जनरलाइज नहीं करूँगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द NGOs जो हैं वो सिर्फ नाम के लिए दे एग्जिस्ट और वो काम नहीं करी। कुछ NGOs वाकई में हैं, जैसे हमारे साथ काफ़ी कुछ NGOs मुंसलिक हैं जो कि अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं, जैसे कि गोद हो गया, जैसे इस्लामिक रिलीफ है, जैसे यूनिसेफ है, जैसे सर्च फॉर जस्टिस है, ये हमारे साथ एज आर पार्टनर्स काम कर रही हैं। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि एवरीबडी इज़ नॉट एक्टिवली वर्किंग फॉर दिस। और दूसरी बात, ये इतना बड़ा सोशल इशू है जो मुझे लगता है कि सिर्फ इदारों तक महदूद नहीं है, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें मीडिया, जिसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एजेंसीज़, NGOs और सिविल सोसाइटी जितने प्रोफेशनल्स हैं, ये सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस इशू को हम मिलकर टैकल करें, क्योंकि ये हमारे आने वाले जनरेशन्स को इफ़ेक्ट करती है। और जो डाउन ट्रॉडन एरियाज़ हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ से ये ज़्यादा केसेस हमें सामने आते हैं, हमें ज़्यादा नज़र आए हैं वहाँ पे केसेस, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि वहाँ जाके आगाही लोगों को दें।
अच्छा सारा साहब ये फरमाइएगा कि यकीनन लोगों को आगाही भी देने की ज़रूरत है। अब बच्चों से ज़्यादती जैसा जुल्म तो नाकाबिले बर्दाश्त है, और आगाही की हम क्या बात कर रहे हैं, ये तो सबको, हर इंसान को पता है ना कि ये गलत काम है, ये गलत फेल है। इसे ख़त्म करना है तो हुकूमतें और माशरा इसके लिए क्या कर सकता है? कुछ सजेशंस और हैं आपके पास तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जेंडर बैलेंस हो तो सब हो सकता है। जी बिल्कुल, जब एक बच्चे के साथ ज़्यादती होती है, वो किसी टॉर्चर का, तशद्दुद का शिकार होता है, तो उसकी जो जहनी कैफियत होती है उसके बाद उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरा क्योंकि ऐसे ही बच्चों के साथ बहुत वास्ता पड़ता है, आई कैन रिलेट टू इट, बिकॉज मैं ऐसे ही बच्चों को जाके रेस्क्यू करती हूँ और अपने ब्यूरो में शेल्टर देती हूँ। तो एक उनका जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है उसको चेंज करने में सालों लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसके बड़े मनफी असरात बच्चे के ऊपर, बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर पड़ते हैं। इसको टैकल करने का इसका हल वो यही है कि एक आगाही पर फोकस किया जाए, अवेयरनेस में लोगों के अंदर कि ये एक गलत चीज़ है, ये बुरी चीज़ है और इसको जो है लोगों को रोकना है इससे। और दूसरी बात जो लोगों में तालीम देना इसके बारे में, और दूसरी चीज़ ये अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी का नेटवर्क है। मैंने देखा है कि जब FIR कटती है उसके बाद वो केस ट्रायल चलता है कोर्ट में, काफ़ी दफ़ा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि गुर्बत इतनी है, लोग पैसे ले लेते हैं मुजरिम की फैमिली से या मुजरिम से, और जो है वो केस के वो गवाह बनने से हट जाते हैं और वो दे बैक आउट, जिसकी वजह से वो केस वीक हो जाता है और मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ आई है जिसके लिए अब हम ये कर रहे हैं कि फैमिलीज़ की काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ताकि वो जो है वो ऐसे सेटलमेंट्स ना कर लें, कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें, और ताकि मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। बहुत शुक्रिया सारा अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और सबसे पहले जो आप वो उसको काउंटर करने की बात करी थी, बहुत सी चीज़ें आपने बताई कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए, एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस एब्सोल्युटली, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन है इस दुनिया में और इस मुल्क में जिसको ये ना पता हो कि ये गलत है। I cannot go beyond that कि how can somebody not know कि ये जुर्म है, ये बिल्कुल अनएथिकल है, ये किसी मजहब में, किसी माशरे में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मजहबी लिहाज से गुनाह कबीरा है, ये अखलाकी लिहाज से इंतहाई घिनौना काम है, ये कानूनी लिहाज से बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये बात तो मेरा ख्याल है सभी को पता है, एक्सेप्टेबल है ही नहीं। आप दुनिया में कोई कोना नहीं ढूंढ पाएंगे जहाँ ये चीज़ एक्सेप्ट होगी। सो लिहाजा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ ये अपब्रिंगिंग है, घरों में इक्वालिटी एक होनी चाहिए, रिस्पेक्ट एक होनी चाहिए। जब बच्चों को, लड़कों को छोटे जब होते हैं घरों में बता दिया जाए ना कि बहन की भी इज्जत है, उसको रिस्पेक्ट करो, माँ को भी रिस्पेक्ट करो, और जो फूफी, ताई, चाची, कजन है उनको भी रिस्पेक्ट करो, कि कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं है, तो फिर शायद कुछ बेहतरी आ सकती है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और आपको बताएं कि FATF से मुताल्लिका कवानीन सेनेट से पास ना होना हुकूमत के लिए बड़ा सियासी धचका है, और ये कानून साजी करनी तो है लेकिन कैसे, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये तो बहुत अहम सवाल आपने उठा दिया है। हुकूमत के सामने एक मुश्किल इम्तिहान है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अपोजिशन को कौमी मफाद से गर्ज नहीं। दूसरी जानब अपोजिशन का कहना है कि इमरान खान FATF के नाम पर हिटलर जैसे इख्तियारात चाहते हैं जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मंगल के रोज़ कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले FATF से मुताल्लिक 2 बिल्स सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बाइस मुस्तरद हो गए। अब हुकूमत के सामने चैलेंज है कि वो ये बिल्स कैसे मंजूर कराती है। वैसे सेनेट में जो हमारी हालिया तारीख है उसमें अगर कुछ पास होना हो तो वो हो जाता है। हाँ वैसे एग्जैक्टली, उससे कोई खुश हो ना हो इज अनदर स्टोरी, लेकिन बहुत सी चीज़ें पास हो जाती हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ हैं। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। हुकूमत के बड़े दावे थे, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आप लोग सेनेट से FATF से मुताल्लिका बिल पास ना करवा सके, तो मायूसी जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात से ही नज़र आ रही है हमें। तो क्या आपको तवक्को नहीं थी कि सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत ये कानून नहीं आगे जाने देगी? जी अस्सलाम वालेकुम हुमा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बिल तो पास हो जाएंगे, लेकिन ये इनका जो असल चेहरा है वो एक्सपोज हो गया है। ये एक ही चीज़ मांगते हैं, कहते हैं ये मान जाए NRO। कौन सा NRO? कहते हैं कौन सा NRO? किस NRO की बात करते हैं? तो हजूर ये है वो NRO जिसकी हम बात करते हैं। आपने लिख के दिया है कि हमारे सारे केसेस ख़त्म करें, मुफाहमत करें हमारे साथ। मुफाहमती ऑर्डिनेंस होता है ना, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, उसमें उन्होंने ये लिख के दिया है
कि अगर आप ये कर दें तो हम आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो कथन मुश्किल है और होना भी नहीं चाहिए। और इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि किसी सूरत वो इन्हें NRO नहीं देंगे, और आज ये सबके सामने बेनकाब हो गए। पहले दिन से ये ब्लैकमेल करने लग गए। पहले खिताब में ही वज़ीर-ए-आज़म जब पार्लियामेंट से पहला एड्रेस कर रहे थे, इन्होंने शोर शराबा किया और कहा, पहले 5 मिनट में कह दिया कि हुकूमत जो है वो फेल हो गई है। उसके बाद कश्मीर कॉज जिस तरह से इमरान खान साहब ने इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हेडलाइंस में, पाकिस्तान में, बाहर हर जगह कश्मीर हेडलाइंस में था, ये मौलाना फजल रहमान को आगे कर दिया और धरना लेकर के आगे और कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल दिया। जॉइंट सेशन को इन्होंने कश्मीर के ऊपर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और अब फैटिव के ऊपर जो है फिर ये ब्लैकमेलिंग के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ कहते हैं कि जी हमें आप ये NRO दे दें और फिर हम जो आप कहेंगे वो कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी NRO चाहते थे इसलिए ये फिर रोड़े अटका रहे हैं। तो फैसल साहब, इन कवानीन में अपोजिशन को बहुत एतराज़ात हैं, कभी उस पर भी ज़रा आप गौर करें। वो इनमें काफ़ी तरामीम चाहते हैं लेकिन हुकूमत तैयार नहीं है। तो अगर ये कानून साजी नहीं होती तो ज़ाहिर है हुकूमत भी तो जिम्मेदार होगी ना इसकी, क्योंकि अगर कोई सजेशन दे रहा है या कोई रिजर्वेशन है तो आप मिल बैठ के उसे एड्रेस कर लें। कानून साजी तो हो जाएगी, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है फैटिव की, उससे गरीब को नुकसान होगा। या महंगाई होनी है, बिजली महंगी होनी है, गैस महंगी होनी है, या डॉलर जो स्टेबल है, डॉलर की कीमत बढ़ जानी है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान है। ऐसा कौन चाहता है? ऐसा चाहता है भारत। भारत पूरी तरह से लॉबिंग कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान, जैसे नून लीग ने कि दौरे हुकूमत में हम ग्रे लिस्ट में गए थे, उससे ये ना निकले, ये भारत चाहता है। और ये क्या उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं? कितनी ज़्यादती की बात है। और ये तरमीम शर्मीम कुछ नहीं, ये सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं और वो ये है 34 फरमाइशें, 38 जो शिकें हैं उनमें से 34 इन्होंने तारामीम बोली हैं, फरमाइशें की हैं, और हर एक तरमीम के पीछे इनका एक बंदा जो है, एक चोर जो है वो छुटता है। अब ये चाहते हैं NRO दे दें, ऐसा चक्कर नहीं। अच्छा फैसल, पाकिस्तान की ज़रूरत है FATF से मुताल्लिका ये बिल पास तो कराने हैं, तो इसके लिए अपोजिशन से बातचीत का कोई रास्ता नहीं रखा गया? अपनी पोजीशन पर अड़े रहने से तो बात ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ेगी, तो कुछ लचक दिखानी चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं, कानून साजी फैटिव की हो जाएगी और वो हो रही है, वो हो जाएगी, लेकिन सब ने इनका असल चेहरा देख लिया। इन्हें कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ, कोई इस कौम के साथ इनको कोई वो नहीं है, उसका कोई एहसास ही नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि इनके जो करप्शन के केसेस हैं, जिस तरह पहले ये NRO करते रहे और सारे करप्शन के केसेस माफ़ करवाते रहे, इसी तरह ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब भी इनके सारे जो करप्शन के केसेस जो हैं उनमें ये ले आएँ, ये तरमीम ले आएँ, ताकि इनके सारे केसेस ख़त्म हो जाएं और ये बिल्कुल जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है वो ना उसको ना टच कर सके। जो इनसे रिलेटेड चीज़ है, हर एक जो इन्होंने डाका डाला है वो इससे क्लियर हो जाए तो सब अच्छा हो जाता है। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कानून साजी तो हो जाएगी। हाँ, एंड में बिल्कुल यही कह रहे थे, वो तो हो ही जाएगी, लेकिन फिर बेनकाब भी हो गए हैं साथ साथ लोग, ये भी उनका कहना था। कुछ मनाजिर आपको दिखाने हैं जाने से पहले, और पहले हम हब डैम का जिक्र कर रहे थे कि बिल्कुल वो ब्रिंक पे पहुंच चुका है कि अब 1 फुट और ऊपर गया तो वो स्पिलवेज जो है। मैं आप बात करें, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। स्टनिंग विजुअल्स। तारिक अबुल हसन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो उधर खुद गए हुए हैं और वहाँ से जी ये उन्होंने हमें रिपोर्ट भी किया, अपडेट भी की, और ये एक्सक्लूसिव हमारे लिए फुटेज जो है वो ड्रोन शॉट्स हैं, और बिल्कुल ड्रोन शॉट्स हैं और ये कैप्चर करके लाए हैं। ममा, ये जो ग्रीन एरिया आपको नजर आ रहा है ना सारा, जब स्पिलवे से पानी निकलता है तो सारे एरिया में पानी फैल जाता है। हाँ, एंड देन इट गोज अप टू, नहीं अभी तो नहीं स्पिलवे से बाहर निकला पानी, एंड देन इट गोज अप टू मुबारक विलेज, और वहाँ पे पानी का एक रिजर्वायर है और वो फिर भरता है और उसके बाद ये पानी जाके समंदर में गिरता है। तो दीज आर स्टनिंग विजुअल्स। अगर इसके इतनी बारिश के बाद भी कराची में टैंकरों से पानी आए ना तो फिर रोना आता है, रोना आता है फिर तो। बट ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि बिजली की तारें एंड ऑल दैट वी डोंट नीड टू रिपीट, बहुत बैड सीन हो सकता है।